खुशहाल खान की बैठक के वसी सहन में चारों अतराफ में चारपाइयां रखी हुई थीं। मैंने जाते ही खुशहाल खान और हाजरीन महफिल से मुसाफा किया। पलवशा अलबत्ता एक जानिब खामोशी से खड़ी रही। उसकी तरफ से पहल न होती देखकर किसी ने भी अज खुद उससे हाथ मिलाने की कोशिश न की। हमें लाने वालों में से एक ने आगे होकर खुशहाल खान को बताया कि हम उसके मामूजात भाई काबिल खान के दोस्त हैं और फायरिंग करने वाले हम ही हैं। बैठें। खुशहाल खान ने हाथ के इशारे से हमें एक चारपाई पर बैठने का इशारा किया और हमारे बैठते ही पूछा, आप लोग हमारे इलाके में क्यों फायरिंग कर रहे थे? मेरे ख्याल में चूंकि कबील खान के आदमी तलाशी लेने के लिए वशलाम गांव में नहीं आए थे, इसलिए खुशहाल खान को असल सूरत हाल मालूम नहीं थी। बल्कि कबील खान के आदमी अगर वहां आते भी तो किसी ने उन्हें गांव की तलाशी लेने की इजाजत नहीं देनी थी। मैंने कहा, फायरिंग हमने नहीं, कबील खान के आदमी कर रहे थे। हमने तो अपने बचाव के लिए जवाबी फायरिंग की थी। उसने मानी खेज लहजे में पूछा, क्या मामला है? दूसरा दिन है, कबील खान वजीर के आदमी आसपास के इलाकों में किसको ढूंढ रहे हैं? बल्कि अब तो उन्हें जहादात खान के लश्करी कहा जाएगा। मैंने कहा, वो कबील खान के कातिल को तलाश करते फिर रहे हैं। उसने पूछा, तो आप लोगों पर उन्होंने गलती से गोली चलाई थी? मैंने इत्मीनान से कहा, नहीं, गलती तो खैर नहीं कह सकते कि हम दोनों ही कबील खान के कातिल हैं। क्या? इस बार उसके लहजे में हैरानी थी। मैंने कहा, जी हाँ, असल बात तो यही है। वो बोला, तो आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? मैंने कहा, पनाह। उसने फौरन इनकार करते हुए कहा, मैं कबील खान के कातिलों को पनाह देकर एक नई जंग नहीं छेड़ सकता, इसलिए आप लोग खाना वगैरह खाकर तशरीफ ले जाएं। पलवशा ने पहली मर्तबा जबान खोली। कबील खान आपका भी तो दुश्मन था। पलवशा को कमसिन लड़का समझते हुए खुशहाल खान ने उसकी बात को दरखोर एतना नहीं जाना था। वो बोला, बच्चे आप इन बातों को रहने दें, आपका बड़ा बात कर रहा है। मैंने कहा, चलो यही बात मैं दोहराई देता हूँ, दुश्मन के दुश्मन तो दोस्त होते हैं ना। वो मुस्कुराया तो मैंने कब आप लोगों को दुश्मन समझा है? मेरे कहने से पहले बैठक का सहन अस्सलाम वालेकुम की आवाज से गूंज उठा। आने वाला काबिल खान था, वही काबिल खान जिसकी जान एक मर्तबा हम दोनों ने बचाई थी। सहन में जलती ट्यूबलाइट्स की रोशनी में उसने हमें पहचानने में देर नहीं लगाई थी। वो फौरन पखैर पखैर कहते हुए हाथ फैलाते हुए हमारी जानिब बढ़ा। मैंने उठकर उससे मौनिका किया और उसके कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरा साथी लड़का नहीं लड़की है, इसलिए उससे हाथ न मिलाना। वो हैरानी से बड़बड़ाया, अजीब बात है, खैर ठीक है। मुझसे मौनिका करके वो खुशहाल खान की तरफ मुतवज्जे हुआ। भाईजान, उस दिन इन्हीं दो आदमियों ने मेरी जान बचाई थी। ये कहते ही वो मेरा हाथ थाम कर मेरे हमरा चारपाई पर बैठ गया। खुशहाल खान एक गहरा सांस लेते हुए हाजरीन महफिल को मुखातिब हुआ, आप लोग तैयारी करके अपने पहाड़ी मोर्चों पर पहुंच जाएं। गोया उसने हमें पनाह देने का इरादा कर लिया था। हमारे अलावा वहां बैठे तमाम लोग अस्बात में सर हिलाकर बैठक से निकल गए। खुशहाल खान काबिल खान को मुखातिब हुआ, आप मेहमानों को वक्त दें, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। काबिल खान हमसे मुस्तफसिर हुआ, आप लोग यकीनन खाना खाकर ही आराम करना पसंद करेंगे? मैंने बिला तकल्लुफ कहा, जी हाँ, सख्त भूख लगी है। वो बोला, ठीक है, मैं खाना लाता हूँ, फिर गपशप करते हैं। वो भी बैठक से निकल गया। काबिल खान के जाते ही मैं पलवशा को मुखातिब हुआ, ये घरों को छोड़कर पहाड़ों पर चढ़ने की मंतिक मेरी समझ से बालातर है। वो बोली, वजीरों और महसूदों में जब भी जंग होती है वो गांव से बाहर निकल कर होती है। एक दूसरे की औरतों और बच्चों पर कोई हथियार नहीं उठाता। अब सारे मर्द गांव छोड़कर पहाड़ों पर पहुंच जाएंगे और फिर जब तक सुलह की बातचीत नहीं होती फायरिंग होती रहेगी। मैंने पूछा, गोया जहादात खान हमारी बाजियाबी के लिए जरूर लड़ाई करेगा? वो बोली, अगर उसने लड़ाई न छेड़ी तो ये लोग वापस घरों में आ जाएंगे, लेकिन एक बात यकीनी है कि जब तक हम यहाँ हैं ये हम पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। अलबत्ता तमाम कत्ल हो गए तो अलहदा बात है। मैंने परेशानी भरे लहजे में कहा, वैसे ये बहुत गलत होगा अगर हमारी वजह से दो कबीलों में जंग छिड़ जाए। वो बोली, आप फिक्र न करें, ये यहाँ मामूल की बात है और फिर वक्ती तौर पर यहाँ पनाह लेना हमारी मजबूरी थी, वरना जिस अंदाज में जहादात ने हमें पकड़ने के लिए अपने लश्कर को तमाम इलाके में फैलाया हुआ था, मुझे डर था कि हमने पकड़े जाना था। मैं इस बात में सर हिलाकर खामोश हो गया। वो मेरा दायां हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर सहलाने लगी। पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारने की वजह से उसके हाथ आम औरतों की तरह नहीं थे। उसके बावजूद उसके हाथों में एक कशिश थी। एक लम्हा खामोशी के बाद उसने महबूबाना अंदाज में पूछा, काबिल खान को मेरे लड़की होने के बारे में बतला रहे थे? मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो बाद में तुमसे भी गले मिले। करीब खिसक कर वो मेरे कंधे पर सर रखते हुए नाज भरे लहजे में बोली, एकदम मेरे बारे में इतना ज्यादा हसास कैसे हो गए? मैंने कहा, अपनी चीज के बारे में हसास होना पड़ता है। वो बोली, मैं तो पहले दिन से आपकी थी, बस आप ही जान छुड़ाने की कोशिशों में थे। मैंने कहा, जान छुड़ाना पड़ती है क्योंकि ऐसे खतरनाक खेल में जज्बाती लगाव और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसी वक्त दरवाजे पर आहट हुई। काबिल खान खाने के बर्तन उठाए अंदर आ रहा था। बोला, माफी चाहता हूँ, फिलहाल तो जो पका था वही ले आया हूँ, कल इंशाल्लाह खुसूसी तौर पर आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। चिकन का भरा डोंगा देखते ही मैंने मुस्कुराकर कहा, इससे अच्छा और क्या खिलाएंगे भाई? खाने के बर्तन हमारे सामने रखते हुए वो वजाहत करता हुआ बोला,
ये तो रोजमर्रा का खाना है। आपने भूखे होने की इत्तला दी है तभी जल्दी में यही उठा लाया, वरना मेहमान के लिए तो कुछ खुसूसी पकाया जाता है। जज़ाकल्लाह। रोटी का निवाला तोड़ते हुए मैंने खुलूसे दिल से कहा। उसने पानी का भरा जग हमारे करीब रखते हुए कहा, आप लोग खाना खाएं, मैं चाय लाता हूँ। चूंकि मैंने उसे पलवशा के लड़की होने के बारे में बता दिया था, इसी वजह से वो वहां नहीं बैठना चाह रहा था। मैंने कहा, लेकिन चाय दूध वाली लाना। ठीक है कहते हुए वो बैठक से निकल गया और हम खाने पर टूट पड़े। हमारे खाने से फारिग होने तक वो चाय ले आया था। हम बमुश्किल ही चाय पी सके थे कि सरदार खुशहाल खान दो दराज कामत मुहाफिजों के साथ बैठक में दाखिल हुआ। काबिल खान, अपने मेहमानों को अंदर कमरे में ले जाओ। जहादात खान चंद मिनट तक खुद यहाँ पहुँचने वाला है। जी भाई, काबिल खान सादतमंदी से बोला, जबकि मैं और पलवशा अपना सामान उठाकर खुद ब खुद कमरे की जानिब बढ़ गए। काबिल खान ने जबरदस्ती हमारे हाथों से सामान थामा और आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा खोल दिया। आप यहाँ बैठें। और मैंने कहा, काबिल खान, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि आप हमें हिफाजत से कहीं और मुंतकिल कर दें ताकि दोनों कबीलों के दरमियान खामखा होने वाला झगड़ा रोका जा सके। काबिल खान ने खफकी भरे लहजे में जवाब दिया, दोबारा ऐसा न कहना भाई। अगर दोनों कबीलों के दरमियान झगड़ा छिड़ा भी तो उसकी वजह जहादात खान होगा। इतना तो उसे मालूम होना चाहिए कि एक कबायली अपने मेहमानों की हिफाजत करना जानते हैं। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। काबिल खान नरमी से मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। आप हर किस्म के मतलब को रहने दें भाई। थोड़ी देर बाद ही जहादात खान अपने मुहाफिजों की मैयत में वहां पहुंच गया। वो एक दराज कामत शख्स था। लंबी घुंघरियाली जुल्फें और घनी मूछों ने उसके चेहरे को काफी रोबदार बना दिया था। उसके मुहाफिज भी उसी की तरह दराज कामत और मजबूत जुस्से वाले थे। उसके सर पर रखी हुई सफेद कराकली टोपी और काली स्याह वास्कट उसकी वजाहत में इजाफा करती थी। वो आमने सामने चारपाइयों पर बैठ गए। गुफ्तगू की इब्तिदा जहादात खान ने ही की थी। कदोकामत की तरह उसकी आवाज भी काफी भारी और पुररोब थी। उसने कहा, सरदार खुशहाल खान, हमारे दो मुजरिम वशलाम गांव में छुपे हुए हैं और हम उन्हीं को पकड़ने के लिए आए हैं। यकीनन आप इस ज़िम्न में हमारे साथ ताउन करेंगे। खुशहाल खान ने कहा, सरदार जहादात खान, जब एक कबायली सरदार किसी को पनाह दिया करता है तो वो ये नहीं देखता कि पनाह गुज़ीन मुजरिम है या बेगुनाह। वो बस अपने पास मदद की दरखास्त लेकर आने वाले शख्स की मदद करता है। और जहाँ तक ताल्लुक है इन अफराद का जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पहुंचे हैं, तो वो पनाह गुज़ीन नहीं बल्कि मेरे मोहसिन हैं, और मोहसिनों की हिफाजत की जाती है, उन्हें कत्ल नहीं करवाया जाता। जहादात खान बोला, वो दोनों मेरे भाई कबील खान के कातिल हैं और दोनों कबाइल के दरमियान होने वाला अमन मुआहिदा इस बात का मुतकाजी है कि आप हमारे मुजरिमों को पनाह न दें। ऐसी बातों से मुआहिदे टूट जाया करते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसी छोटी सी बात पर हमारा मुआहिदा बाकी न रहे। जहादात खान के लहजे में एक बड़े कबीले के सरदार होने का जोम था। उसकी बातों के पसे पर्दा वाज़ेह धमकी शामिल थी कि अगर खुशहाल खान उसके दुश्मनों को उसके हवाले नहीं करेगा तो वो वशलाम पर हमला कर देगा। खुशहाल खान ठहरे हुए लहजे में बोला, क्या अमन मुआहिदे में कोई ऐसी शिक शामिल थी कि किसी भी आदमी को पनाह देने के लिए हम दूसरे कबीले की मर्जी के मोहताज होंगे? या इससे पहले अलाम खेल का सरदार किसी को पनाह देने से पहले मुझे मुतला किया करता था? जहादात खान बोला, बात किसी की नहीं, लाला कबील खान के कातिल को पनाह देने की हो रही है, और यकीनन अगर हम वशलाम के सरदार के कातिल को पनाह देते तो आपने भी हमसे यही मुतालबा करना था। खुशहाल खान ने कहा, तो क्या आप हमारे मुतालबे पर अपने पास पनाह गुज़ीन किसी शख्स को हमारे हवाले कर देते? उसके लहजे में तंज की बू साफ महसूस हो रही थी। जहादात ने बेपरवाही से कहा, कभी ऐसा मौका आया तब देखा जाएगा। खुशहाल खान ने कहा, जहादात, आप अलाम खेल के नए सरदार बने हैं, कम से कम कबील खान के किए गए फैसलों को न भूलें। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, साल डेढ़ साल पहले ही सरदार कबील खान हमारे एक दुश्मन को पनाह दे चुका है, बल्कि वो शख्स आज भी आपका लश्करी है। जहादात ने कहा, ठीक है, मैं वो आदमी आपके हवाले करने को तैयार हूँ, आप हमारे दुश्मन हमारे हवाले कर दें। खुशहाल खान ने कहा, यकीनन आपका फैसला एक कबायली सरदार की शान के खिलाफ है। हमने अपने दुश्मन का मुतालबा इसीलिए कबील खान से नहीं किया था कि वो किसी भी सूरत हमारे दुश्मन को ना लौटाता। और याद रखना जहादात खान, कबायली सरदार जब किसी को पनाह देता है तो हर सूद ज़िया को पसे पुश्त डाल कर देता है। हम अपने दुश्मन की ताक में हैं, जब भी वो अलाम खेल की हुदूद से बाहर हमें टकराया बच नहीं पाएगा। और यही मशवरा मैं आपको भी दूंगा कि आपके भाई के कातिल जब वशलाम की हुदूद से निकल जाएं, तब आप उनके साथ जो सलूक करना चाहें हम दखल अंदाज नहीं होंगे। जहादात ने तस्दीक चाहने के अंदाज में कहा, इसका मतलब है आप इनकार कर रहे हैं। खुशहाल खान ने कहा, सरदार जहादात, यकीनन आपका ये सवाल एक कबायली सरदार की शान से दूर है। जहादात ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, खुशहाल खान, मैं यहाँ कबायली सरदार की खुसूसियात पर सबक पढ़ने नहीं आया, मुझे हाँ या ना में जवाब दें। खुशहाल खान ने उसके गुस्से की जरा भर परवाह न की। मैं जवाब दे चुका हूँ। जहादात ने गुस्से भरी निगाह खुशहाल खान पर डाली और खड़ा हो गया। उसने अपने सामने पड़े कहवे की प्याली और खुश्क मेवाजात की ट्रे को हाथ तक न लगाया था।
चंद लम्हे उसे घूरने के बाद वो गजबनाक लहजे में बोला, खुशहाल खान, याद रखना इस सब के जिम्मेदार तुम होगे। खुशहाल खान ने सुलझे हुए लहजे में जवाब दिया, जहादात खान, हर आदमी अपने फेल का जवाब दे खुद ही होता है। मैं सिर्फ कबायली रिवायात का पास रख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में किसी भी सालिस का फैसला मानने को तैयार हूँ। अलबत्ता आपकी तरफ से किसी भी किस्म की कार्रवाई का रद्द अमल जाहिर करना हमारा बुनियादी हक है और इसकी जिम्मेदारी यकीनन आप पर होगी, ना कि हम पर। जहादात खान ने मजीद कोई बात किए बगैर बैरूनी दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। उसने खुशहाल खान से अलविदाई मुसाफा करने की जरूरत महसूस न की थी। मैंने पलवशा से पूछा, अब ये यकीनन वशलाम पर हमला करेगा? जहादात खान के बैठक से निकलते ही हम दोनों पीछे हटकर चारपाई पर बैठ गए थे। थोड़ी देर बाद काबिल खान अंदर दाखिल हुआ। आप लोगों ने यकीनन अलाम खेल के नए सरदार की घटिया बातें सुन ली होंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, जी। पलवशा अलबत्ता खामोश बैठी रही। काबिल खान बोला, आप लोग अब आराम करें, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी। ये अल्फाज उसके होंठों पर थे कि क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट सुनाई दी। किसी ने ट्रिगर को मुकम्मल दबाया हुआ था और उस वक्त तक दबाए रखा जब तक कि मैगजीन खाली नहीं हो गई। मैंने सवालिया नजरों से काबिल खान की जानिब देखा। वो चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट सजाते हुए बोला, ये जहादात खान की तरफ से ऐलान जंग था। मैंने पूछा, यानी वो अब गांव पर हमला करेगा? वो बोला, नहीं, हमारे यहाँ मुकाबला सिर्फ मर्दों के दरमियान होता है। अब उसके बाद वो वशलाम गांव के किसी भी मर्द को गोली का निशाना बना सकते हैं। इसी तरह हम भी जहादात के किसी लश्करी को निशाना बना सकते हैं। अलबत्ता ना तो वो वशलाम गांव की हुदूद में दाखिल होंगे और ना हम अलाम खेल में दाखिल होंगे। इस लड़ाई में औरतें, बच्चे और बूढ़े मर्दों को कुछ नहीं कहा जाता। मैंने कहा, वैसे ये उसूल तो काबिल तारीफ है। शायद कहकर वो जाने के इरादे से मुड़ा। मैंने जल्दी से कहा, मेरा ख्याल है कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। वो बोला, नहीं, इस वक्त आपकी कोई जरूरत नहीं। फिलहाल तो गांव के ज्यादातर मर्द पहाड़ों पर पहुंचकर मोर्चे बनाने में लगे हुए हैं। कुछ पुराने मोर्चों की मुरम्मत करेंगे। असल लड़ाई सुबह की रोशनी के बाद ही शुरू होगी। अंधेरे में तो बस एमुनिशन जाया करने वाली बात होती है। मैंने पूछा, आप किस वक्त जाएंगे? वो बोला, मैं आप लोगों को नाश्ता करवा कर उधर का रुख करूंगा। मैंने कहा, फिर ठीक है। मैं उसके साथ मुत्तफिक हो गया था क्योंकि एक रात की नींद लेकर हम ताज़ा दम हो सकते थे। वो अस्सलाम वालेकुम कहता हुआ रुखसत हो गया। दरवाजा अंदर से कुंडी करते हुए हमने दो चारपाइयों पर कब्जा जमा लिया। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद जिस्म आराम का तकाजा कर रहा था। एक अच्छी नींद लेकर मैं अगले दिन की लड़ाई के लिए खुद को अच्छी तरह तैयार कर सकता था। मेरा इरादा पलवशा को वहीं छोड़कर लड़ाई में हिस्सा लेने का था। मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई अदना सी भी तकलीफ पहुंचे। हालांकि ये बात मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके अंदर हिम्मत और हौसला कूट कूट कर भरा हुआ है। वो एक तरबियत याफ्ता कमांडो से कम सलाहियतें नहीं रखती। इसके बावजूद मैं उसे लड़ाई में झोंकने पर खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। अलबत्ता इतना मुझे मालूम था कि उसने बहुत मुश्किल से राजी होना था और उसे राजी करने के लिए जरूरी था कि मैं कोई अच्छी सी तरकीब सोच लेता। सबसे बेहतर तो यही था कि मैं उसे अपनी खफगी से डरा कर लड़ाई में हिस्सा लेने से रोकता। इसी उधेड़-बुन में मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मैं नींद की मीठी वादियों में खो गया। अचानक दूर कहीं क्लैशनकोफ की तड़तड़ाहट उभरी और मेरी आंख खुल गई। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में अभी तक ट्यूबलाइट जल रही थी। मेज पर पानी का भरा जग और ग्लास रखा था। पानी का ग्लास भरते हुए मैंने पलवशा की जानिब देखा। वो गहरी नींद में थी। उसके चेहरे पर छाई मासूमियत नींद में और ज्यादा बढ़ गई थी। अचानक कसमसाते हुए उसने करवट बदली और उसका मलिह चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट गया। मैंने काफी देर हाथ में थामा ग्लास मुंह से लगाया। पानी पीकर मैंने ग्लास मेज पर रखा। उस वक्त न जाने क्यों मेरा दिल कर रहा था कि मैं पलवशा के चेहरे को फिर से देखूं। मेरी निगाहें उसके मलिह चेहरे की तरफ देखती रहीं और इसी तरह घूरते घूरते मैं एक बार फिर नींद की वादियों में खो गया। मेरी दोबारा आंख अजान की आवाज से खुली थी। पलवशा अभी तक नींद में थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर बैठक के एक कोने में बने बैतुल खला की जानिब बढ़ गया। वैसे प्लास्टिक के 3 ड्रम पानी के भरे हुए पड़े थे और उनके साथ प्लास्टिक के चंद लोटे भी रखे थे। मैं वुजू करके कमरे में वापस आया। वो अभी तक सोई हुई थी। दीवार से लटका जायनमाज उतार कर मैं वहीं नमाज पढ़ने लगा। मेरे नमाज पढ़ने तक वो जाग गई थी। जायनमाज दीवार में गड़ी कील में लटका कर मैं अपनी चारपाई पर आन बैठा। वो बिस्तर छोड़कर मुंह हाथ धोने चल पड़ी। उसकी वापसी पर हम गपशप करने लगे। तुलुए आफ्ताब के बाद काबिल खान नाश्ते के बर्तन उठाए वहां पहुंच गया। पुरतकल्लुफ नाश्ते के बाद मैं जाने के लिए तैयार था। काबिल खान नाश्ते के बर्तन वापस करके लौटा और कहा, छोटी बहन को मैं अपनी बीवी के पास छोड़ देता हूँ और हम दोनों चलते हैं। वो तेज लहजे में बोली, क्या? मैं कोई बहन बहन नहीं हूँ, फिलहाल मुझे भाई समझो। मैंने जरा सख्ती से कहा, पलवशा तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो बोली, नहीं है ठीक। फिर? और मुझे घूरते हुए उसने बिभरते हुए लहजे में कहा, मुझे शदीद गुस्सा आया, कभी किसी बेगैरत की बात मान भी लिया करो। वो भी तुर्की बतुर्की बोली, अगर कोई बेगैरत होता तो मान भी लेती। मैंने दो टोक लहजे में कहा, तुमने यहाँ रहना है कि नहीं? उसने हतमी अंदाज में जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं, मैंने वही रहना है जहाँ आप होंगे। मैंने बिगड़ते हुए पूछा, क्यों? मैं बच्चा हूँ जिसे तुम्हारी हिफाजत की जरूरत है। वो झट से बोली, मैं तो बच्ची हूँ ना, और मुझे आपकी हिफाजत की जरूरत है।
मैंने कहा इसीलिए तो यहीं छोड़े जा रहा हूँ। वो बोली कितनी बार बताऊं यहाँ नहीं रहना, तुम्हारे साथ जाना है। मैंने कहा ठीक है, जो मर्जी आए करो। वो काबिल खान को मुखातिब हुई, काबिल भाई आप एक मिनट के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं। वो बाहर जाने लगा। क्यों नहीं? मैंने उसे रोकने की कोशिश की, कोई जरूरत नहीं है, मगर वो बाहर निकल गया। मेरा रूखा लहजा उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया था। वो बोली मैं सचमुच रूठ जाऊंगी। मैंने खुश्क लहजे में कहा तो मना किसने किया है, और स्नाइपर राइफल का थैला पीठ पीछे डाल दिया। वो अजीब से लहजे में कहते हुए बोली आपसे नहीं, जिंदगी से। उसने जेब से कबील खान वाला पिस्तौल निकालकर कनपटी से लगा लिया। मेरा दिल जैसे हल्क में आ गया था। मैं तड़प कर आगे बढ़ा और उसके हाथ से पिस्तौल छीनकर उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। बेवकूफ, अहमक, जाहिल। मेरे मुंह में जो आया मैं बकता गया। मेरे थप्पड़ों और अल्फाज का उस पर जरा भी असर न हुआ। वो इत्मीनान भरे लहजे में पूछने लगी अपने साथ खुशी खुशी लेके जाएंगे कि नहीं। मैंने कहा आ जाना, लेकिन वादा करो आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करोगी। वो बोली पहले आप वादा करें कि कभी छोड़ने की बात नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने कब छोड़ने की बात की है, मैं तो तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रहा था। अगर तुम यहाँ रहोगी तो वहाँ मैं तसल्ली से लड़ सकूंगा। वो बोली राजू मैं मोम की गुड़िया सिर्फ आपके लिए हूँ, वरना ये बात तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मराहिल मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है मरने का, तो मौत का वक्त तो टला नहीं करता। तो क्यों न जब मौत आए तो मैं आपके साथ हूँ। इससे बड़ी खुशकिस्मती और सादत मेरे लिए क्या हो सकती है। मैंने कहा मेरा ख्याल था कि तुम इतनी ज्यादा जिद्दी और हट धर्म नहीं होगी, मगर मैं गलत था। वो बोली मुझे आपकी बातों से अब भी खफगी की बू आ रही है। सामान वाला थैला उठाते हुए उसने बगौर मेरे चेहरे को देखा। उसका मासूमियत से पुर लहजा सुनते हुए मेरे मुंह से बेख्तियार कह कहा निकल गया। उसने क्लैशनकोफ उठाकर कंधे से लटका ली। हाँ अब ठीक है। मैंने भी अपनी क्लैशनकोफ उठाते हुए संजीदा होकर कहा पलवशे आइंदा मुझे ऐसा मौका न देना। तुमने सचमुच मेरा सांस निकाल दिया था। वो भी एकदम संजीदा हो गई। माफी चाहती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। काबिल खान बैठक के सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठा अपनी क्लैशनकोफ को कपड़ा मार रहा था। कबायली सरदार अपनी सफाई से ज्यादा अपने हथियार की सफाई का ख्याल रखते हैं। खुद कई कई दिन के मैले कपड़े जेबतन किए होंगे, मगर उनका हथियार खूब चमक रहा होगा। हमें कमरे से बरामद होता देखकर वो खड़ा हो गया। तो क्या फैसला है? पलवशा ने शोखी भरे लहजे में कहा वही जो मैं चाहूंगी। और काबिल खान बेसाख्ता हंस पड़ा। जीशान भाई इसका मतलब है आप हमारी बहन से डरते हैं। गहरा सांस लेते हुए मैंने कहा अहमकों से डरना ही पड़ता है। वो बोला बात तो 16 आने सही है। क्लैशनकोफ को कंधे से लटकाकर वो भी चलने को तैयार था। उसके साथ चलते हुए हम बैठक से बाहर आए। इक्का दुक्का फायर की आवाज सुनाई दे रही थी। काबिल खान ने हाथ में आई कॉम का वायरलेस सेट पकड़ा हुआ था। बैठक से निकलते ही वो अपने आदमियों को हमारे आने की इत्तला देने लगा। मैं 2 आदमियों के साथ ऊपर आ रहा हूँ। उसने इस अंदाज में कहा था कि अगर कोई दुश्मन सुन भी ले तो उसे ये मालूम ना हो कि उसके साथ हम जा रहे हैं। रेडियो सेट से एक नामानूस आवाज उभरी आ जाएं। यकीनन वो खुशहाल खान के लश्कर का कोई कमांडर था। काबिल खान ने मेरी पीठ पर लादे थैले की तरफ इशारा करते हुए कहा बेहतर होता कि आप अपना सामान वहीं छोड़ देते, इतना वजन साथ फिराने का फायदा। मैंने हंसकर कहा ये हथियार है भाई। उसके लहजे में हैरानी थी। ये भला कौन सा हथियार है? मैंने कहा ये स्नाइपर राइफल है। उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। अच्छा दूर मार राइफल। मैंने कहा बिल्कुल। उसने झिझकते हुए कहा अच्छा अगर बुरा ना मानूं तो एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। गांव के आखिरी मकान को पीछे छोड़कर हम थोड़ा सा नशेब में उतरे। उससे आगे हमें एहतियात से जाना था। गो दुश्मन कुछ फासले पर था, लेकिन उनके पास अगर कोई स्नाइपर राइफल होती तो गोली लगने का खतरा बढ़ जाता। वो बोला पिछले दिनों कबील खान के एक मुखालिफ का तस्करा सुनने में आ रहा है, जो काफी अच्छा निशानेबाज है, जिसे कबील खान के आदमी SS कहते हैं। बल्कि सुना है उस दिन कबील खान की गाड़ियों पर घात लगाने वालों में से एक वही SS भी शामिल था। क्या ये सच है? अगर सच है तो वो गया कहाँ? आप लोगों के साथ क्यों नहीं? मैंने कहा उस दिन घात लगाने वाले हम 2 ही थे, और कबील खान की गाड़ियों को हमने सड़क पर बारूद लगाकर तबाह किया था। इसके अलावा हमारे पास रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद था। जो गाड़ी बारूद से बच गई उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया। मैंने बात को एकदम गोलमोल कर दिया। कहकर काबिल खान ने मजीद सवाल से गुरेज किया। नशेब से गुजरकर हमने ढलान पर कदम रखे और करीबन दौड़ते हुए झाड़ियों के करीब झुंड में घुस गए। दौड़ने की वजह से हमें झाड़ियों के अकब में 2-3 मिनट रुककर अपना सांस बहाल करना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस इलाके में सांस फूलना एक आम मसला है। 2-3 मिनट ठहर कर हम दोबारा आगे बढ़े। गाहे गाहे फायर की आवाज इस बात का पता दे रही थी कि दोनों कबीले सरगर्म हैं। काबिल खान हमारी रहनुमाई के लिए आगे था। काबिल खान के पीछे मैंने जानबूझकर पलवशा को रखा था कि अकबी जानिब से दुश्मन की चलाई गई गोलियों से मैं उसे अपने जिस्म की आड़ मुहैया कर सकता था। मेरी इस हरकत से वो भी नावाकिफ थी। इसी वजह से जब मैंने उसे आगे बढ़ने को कहा तो वो मुझे अजीब नजरों से घूर रही थी। ऐसी नजरें जिनमें गुस्से के साथ फख्र और गुरूर और अपनी अहमियत का एहसास भरा था। जब से हम दोनों के दिल की हालत एक दूसरे के सामने खुलकर आ गई थी, मेरे दिल में उसकी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी।
इतनी ज्यादा मोहब्बत तो मैंने कभी किसी के साथ नहीं की थी। इससे पहले रात को लेटते वक्त या तन्हाई में माहीन की बेवफाई का गम मुझे बेचैन करता था। कभी कभी रोमाना की याद आती, जेनिफर भी किसी न किसी सूरत ख्यालों में आ धमकती। लेकिन जूं ही पलवशा के साथ इकरार की मंजिलें तय हुई, वो तीनों लड़कियां मेरे ख्यालों से ऐसी दूर हुई कि अब हर जानिब फकत पलवशा ही का वजूद छाया था। यूं लगता था जैसे पलवशा को मैं सदियों से जानता हूँ और उससे पहले मेरी जिंदगी में आने वाली लड़कियां सिर्फ संगे मील की हैसियत रखती थीं। मेरी असल मंजिल तो पलवशा ही थी। दरख्तों और पत्थर की आड़ लेकर हम ऊपर पहुंचे, जहां दाद खान के लश्कर ने उस इलाके को चारों तरफ से घेरा हुआ था। सबसे करीब वो शुमाल की जानिब वाली पहाड़ी पर थे। जनूबी और मगरबी पहाड़ियां जहां उन्होंने मोर्चे संभाले हुए थे, वो जगह बहरहाल इतने फासले पर थी कि वहां से हमें गोली का निशाना नहीं बनाया जा सकता था। शुमाली जानिब से वो काफी करीब थे और मशरकी जानिब भी उनके बंदे किसी स्नाइपर राइफल से हमें निशाना बना सकते थे। जहादात की हिकमत अमली यही थी कि चारों तरफ खुशहाल खान पर दबाव बढ़ाकर उसे हथियार डालने पर मजबूर करे, या कम से कम खुशहाल खान हमें जहादात के हवाले करने पर मजबूर हो जाए। उसके साथ ही उसने गोया हमारे फरार की राहें भी मसदूद कर दी थी। ऊपर जाकर हमें पता चला कि वशलाम के एक आदमी को बाजू पर गोली लगी है। जख्मी को वो अभी नीचे ला रहे थे। मेरे दिल में पछतावे की हल्की सी लहर उठी। हमारे हिस्से की गोली उस गरीब को लग गई थी, बल्कि खुशहाल खान के जिस आदमी को भी गोली लगती वो हमारे हिस्से की ही गोली होती। हम दोनों काबिल खान की मैयत में एक मोर्चे के अंदर आकर बैठ गए। पुश्त पर लदे थैले उतार कर हमने क्लैशनकोफे हाथ में थाम ली थी। ज्यादातर मोर्चे पत्थरों को तरतीब से रखकर बनाए गए थे। मोर्चों की शुमाली और शर्की जानिब पत्थरों की आड़ बनाई गई थी, क्योंकि इन्हीं अतराफ से दुश्मन की गोली वहां तक पहुंच सकती थी। चंद आदमी जुनूबी और गरबी जानिब निगरान थे कि उस जानिब से जहादात खान के आदमियों के आगे बढ़ने की सूरत में वो अपने साथियों को बर वक्त मुतला कर सकते थे। अलबत्ता वहां तक गोली इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी कि दोनों पहाड़ियों के दरमियान फासला ज्यादा बन रहा था। काबिल खान हमें वहां बिठाकर अपने और दुश्मनों की जगहों के बारे में तफसील से बताने लगा। चंद मिनट तक हमें इलाके से वाकफियत दिलाने के बाद वो हमें मोहतात रहने की ताकीद करके खुशहाल खान के मोर्चे की जानिब बढ़ गया। वो खुशहाल खान का दस्तराज था और यकीनन खुशहाल को उसके मशवरों की जरूरत थी। मैंने उसके साथ खुशहाल खान के पास जाने की जरूरत महसूस नहीं की थी। एक तो उसने मुझे साथ चलने की दावत नहीं दी, दूसरा मुझे भी खामखा बड़ा बनने का शौक नहीं था, और सबसे बढ़कर मैं कबाइलियों के तरीके जंग से कोई वाकफियत नहीं रखता था। पलवशा ने कहा, देखो अकेले बैठकर कोफ्त ज़दा होते रहते, अब इतना हसीन साथी पास मौजूद है, उसको देख कर दिल बहलाते रहो। काबिल खान के थोड़ा दूर जाते ही पलवशा ने शरारत भरे लहजे में कहा, अजीब लड़की थी। बरमला अपनी तारीफों पर शुरू हो जाती। अपनी खूबसूरती और हुस्न पर हर लड़की को फख्र होता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि उनका चाहने वाला उनकी तारीफ करे। बजाते खुद वो अपने को झूठ मूठ आम सी शक्ल सूरत की लड़की कहकर चाहती हैं कि उनका महबूब उन्हें झुटलाते हुए उनकी तारीफ में रत्तबुल लिसान हो जाए, जबकि जहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। पलवशा बड़े धूस से खुद को प्यारा और खूबसूरत कहती, और उसका ऐसा कहना मुझे भी ज्यादा मसरूर कर देता। मैंने मुंह बनाते हुए पूछा, तुम्हें खूबसूरत किसने कहा है? वो शौक से बोली, भूल गए? मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, तुम भी मजाक को सच समझ लेती हो। वो बोली, जी जी मैं जानती हूँ कितना मजाक था। मेरे जवाब देने से पहले ही शुमाली जानिब से क्लैशनकोफ के मुसलसल गरजने की आवाज आई। खुशहाल खान के आदमी भी फायर का जवाब देने लगे। दोनों तरफ से फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती